नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन में। आज हम 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर दोनों के करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के बारे में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 95% लैंड रिकॉर्ड जो है भारत में उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। 2016 में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया गया था और 6.26 लाख विलेज 6.26 लाख गाँव को इसके अधीन लाया गया है, यानी कि उनके रिकॉर्ड्स को डिजिटली डिजिटली रूप से उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें आपको इससे सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल लैंड ओनरशिप की सुविधा सुनिश्चित हो सकी है। इसके महत्व की अगर बात करें, डिजिटलाइजेशन के महत्व की बात करें, तो सबसे बड़ा जो समस्या एक था, ट्रेडिशनल चैलेंज, वो था आपको लैंड डिस्प्यूट्स। भारत में जितने भी वाद दायर होते हैं उसमें 60% जो केसेज होते हैं वो भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। तो उनको सॉल्व करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से फ्रॉड नहीं होता है, इंक्रोचमेंट्स को हटाने में सुविधा होगी, बेनामी प्रॉपर्टी को पहचानने में सरकार को सहूलियत होगी, इनएफिशिएंट मैनुअल प्रोसेस को कम किया जाएगा ताकि प्रोसेस जो है वो तेज होगा। एक्यूरेट सर्वे और प्लानिंग, जियो स्पेशियल मैपिंग प्रोवाइड्स करता है कि जो भी लैंड है, लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगा कि लैंड का लोकेशन हम जियो मैपिंग कर देंगे, जिसकी वजह से एक्सेस उसका आसान हो जाएगा। इक्विटी और वल्नरेबल सेक्शन के लिए किसी के लिए भी एक्सेस है कि वो एक जगह से सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाएगा, क्लियर लैंड टाइटल फैसिलिटी टू सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट हैं जिसमें आपको फार्म इनपुट सब्सिडी, टाइमली कंपनसेशन दिया जा सकेगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो आपको बूस्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें कि भारत सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव चलाया गया है जो भूमि को डिजिटल रूप देने के लिए, उसमें सबसे पहली जो बात आती है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और ये आपको 2018 से चलाया जा रहा है। स्टेब्लिश ए मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है ताकि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है भारत में उसको पूर्णतः डिजिटली रूप से इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत लाया जा सके। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आधार कार्ड बनाया गया है सभी नागरिकों के लिए, उसी तरह 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड जारी किया गया है जो कि भूमि की अलग अलग पहचान को दर्शाता है। उस कोड के अकॉर्डिंग जो है, उसमें जो कोड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लैंड को पहचाना जा सकता है कि कौन सा लैंड जो है वो आपको एग्रीकल्चर यूज के लिए है और कौन सा लैंड जो है आपको इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। उसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया है। ये एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कि पूरे देश में एक साथ लागू होता है। स्वामित्व स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी कि जो भी भूमि, जो मकान के, जो लैंड के मालिक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू हाउस होल्ड ऑनर्स, और उनको इनहेबिटेड एरिया में, विलेज में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए स्वामित्व स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे डीजी फ्रेमवर्क के बारे में। तो डीजी फ्रेमवर्क जो है ये आपको यूएस, जापान और साउथ कोरिया के बीच साइन किया गया है, जिसमें भारत जो है इसका पार्टनर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजी का मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। ये आपको डीजी फ्रेमवर्क हो गया। डीजी फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य है एडवांस कोऑपरेशन स्थापित करना, जो कि सदस्य देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सबके साथ पार्टनरशिप करके भारत जो है वो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेगा। इसमें आपको जो पार्टनर एजेंसी होगी यूएस की तरफ से इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द बैंक जापान ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा और भारत से जो होगा भारत सरकार के द्वारा इसमें भागीदारी की जाएगी। इसका जो मेन उद्देश्य है ये आपको कोलैबोरेट करेगा विद इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो भारत में जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है अभी तक और भविष्य में जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा उसमें इन सभी जो साझेदार देश हैं उनका स्पेशल भागीदारी होगी और उनके द्वारा एक्सपर्टीज़ को शेयर किया जाएगा। उनके अलावा आपको उनकी एक्सपर्टीज़ के अलावा उनके टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और नॉलेज शेयरिंग किया जाएगा ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया जाएगा, जैसे 5G हो गया, ओपन रैन, सबमेरिन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने में, स्मार्ट सिटी डेवलप करने में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने में, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के संबंध में इन डिजी फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए भारत में, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका उपयोग सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है, जैसे यूपीआई है, भारत का आधार सिस्टम है, और भारत का जो डिजी लॉकर है। तो ये जो सुविधा है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। भारत जो है वो पहला कंट्री बन गया है जिसके द्वारा 3 फाउंडेशनल डीपीआई जो है उसको शुरू किया गया है। सबसे पहले डिजिटल आइडेंटिफिकेशन जो कि आधार से सुनिश्चित होता है, रियल टाइम रैपिड पेमेंट जो कि यूपीआई से सुनिश्चित होता है, डाटा शेयरिंग आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो डाटा इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाया गया है जो कि आपको डिजी लॉकर को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एक ही स्थान पर सभी दस्तावेजों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण है। ये आपको 80% जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है 2018-13 23 की रिपोर्ट के अनुसार डीपीआई के डिजिटल
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में 80% योगदान है, और ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे सुविधा को सपोर्ट करता है। 83% ऑफ जो गरीब घर हैं कोविड में, जो कोविड के समय में जो लोग थे जिनके पास पुअर लोग थे, खाने के लिए तंगी आ गई थी, आर्थिक तंगी से झेल रहे थे, उनको सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसे ट्रांसफर किए, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया गया ताकि वो लाइवलीहुड उनका जो है वो चलता रहे। तो इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार का और यूपीआई का काफ़ी योगदान रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। कंट्री जो है इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भाग है वो 33% इसका योगदान है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर को और बूस्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इमिशन रिडक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाइमेट सेक्टर को भी काफ़ी सुविधा हुई है, और इमिशन को कंट्रोल किया गया है 5 से 10 साल पहले। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीआई, कार्बन ऑफसेट जैसे पेपर का यूज़ कम हुआ है, लैंड मैपिंग से आपको उनका जो यूज है उसको, वेदर इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग से हम सभी इन्फॉर्मेशन को डिजिटली रूप से प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो कार्बन इमिशन की जो पॉसिबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कोरल ट्रायंगल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कोरल ट्रायंगल, ये है आपको ऐसे इस एरिया को जो है कोरल ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। ये आपको एक ट्रायंगल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये फिलीपींस इसमें है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। तो न्यूज़ ये है कि एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, और इसमें कहा गया है कि जो फोसिल फ्यूल होते हैं, फोसिल यानी कि जो जीवाश्म ईंधन की वजह से जो कोरल ट्रायंगल में जो हेरिटेज है, वनस्पति हैं, उनको जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसका मुख्य जो वजह है वो आपको फोसिल फ्यूल बताया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP16 में, जो कि अभी आयोजित हो रहा है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काना में। ठीक है, अगर कोरल ट्रायंगल की बात की जाए तो ये आपको ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिन बायोडाइवर्स मैरिन रीजन है। ये यूनिक इकोसिस्टम जो है 7 देशों में फैला हुआ है, जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया और मलेशिया के बीच में 7 देश फैले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक तो आपको फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और ये पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। तो ये 7 देशों में फैले हुए हैं। इसके बाद अगर इसकी सिग्निफिकेंस, इसके महत्व की बात की जाए तो जो कोरल ट्रायंगल है वो 76% ऑफ टोटल वर्ल्ड कोरल स्पीसीज को कवर करता है, जिसमें कम से कम 2000 कोरल फिश स्पीसीज पाए जाते हैं, और 6 ऑफ 7 मैरिन टर्टल स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं। ये आपको 120 मिलियन पीपल को सपोर्ट करता है, रिलाई ऑन इट्स फूड एंड इनकम विद हैबिटेट क्रिटिकल फॉर मैरिन डाइवर्सिटी, अर्निंग इट निकनेम द अमेजन ऑफ द सी। तो ये समुद्र का अमेजन इसको बोला जाता है कोरल ट्रायंगल को, और इसमें 120 मिलियन पीपल जो है इस पर डिपेंडेंट है। इनको जो मेजर नुकसान हो रहा है उसका जो कारण है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसेस होता है। तो जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो समुद्र के रास्ते होते हैं, जैसे तेल का आयात हो गया, तो उसमें क्या होता है कि तेल का लीकेज होता है ओवर हंड्रेड्स ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स, जो कि करेंटली आपको इस कोरल ट्रायंगल से गुजरते हैं, और ये आपको डिप्लीकेट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। कोरल रीफ, मैंग्रोव और सी ग्रास में इनका जो प्रभाव है, जैसे वो उनका लीकेज होता है तो वो उसमें जाके उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके कारण जो है उस कोरल ट्रायंगल को थ्रीट हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन होता है, जैसे सीपिंग और एक्सप्लोशन एक्टिविटी की वजह से जो मैरीन लाइफ है वो हार्म हो रही है। मैन मेड नॉइज भी यहाँ पे होता है, एनिमल बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले खबर की, तो अगला जो खबर है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2024, जिसका ड्राफ्ट जो है सरकार ने हाल ही में रिलीज कर दिया है, और सरकार ने कमेंट मांगा है पब्लिक ओपिनियन के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2024 को जारी किया गया है, और इसके द्वारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को संशोधित किया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन रिड्यूस कोर्ट इंटरवेंशन, एक ऐसी बॉडी इस्टेब्लिश करना ताकि जो न्याय का हस्तक्षेप होता है, जो मध्यस्थता होता है, उसमें कम हो, और आर्बिट्रेशन और टाइमली कंक्लूजन उसको किया जा सके, कंक्लूड किया जा सके प्रोसीडिंग को। इसको फास्ट करने के लिए इस बिल को लाया गया है, अमेंडमेंट बिल को। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड, मतलब जैसे किसी दो पार्टी के बीच में कोई झगड़ा है और वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी बिजनेस लॉस होगा, कोर्ट में काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, तो उनको मेंटली और इकोनॉमिकली काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि आप दोनों व्यक्ति एक साथ मिलके ये ए हो गया और ये हो गया बी, तो दोनों में विवाद है, तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिलके ये अपनी बात इनसे बोलेंगे और ये अपनी बात इनसे बोलेंगे। बीच में एक जो व्यक्ति होगा जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाता है, और ये व्यक्ति जो है दोनों की बातों को सुनेगा और दोनों के बीच में आर्बिट्रेट करेगा, मतलब दोनों को मिला के, दोनों के कंसर्न्स को सुन के और दोनों को एक समझौते पे लाएगा और उनको एग्रीमेंट के लिए राजी करेगा, ताकि उनका जो समस्या है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जा सके और उनको ईजिली जो है ईजिली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके। जो भारत में मैकेनिज्म है आर्बिट्रेशन की, मध्यस्थता की, वो 1996 में एक एक्ट आया था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और इसके द्वारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को भारत में किया जाता है संपन्न। ये आपको अनसिट्रल लॉ पे आधारित था, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ
और मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985, ये आपको 1980 में आया था, उसको भारत सरकार द्वारा कॉपी किया गया था और उसी के बेस पे आर्बिट्रेशन और कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 को बनाया गया था। ये एक्ट जो है आपको 2015, 2019 और 2021 में भी संशोधित हो चुका है और 2024 के लिए इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। जो मुख्य समस्या है आर्बिट्रेशन सिस्टम की, वो आपको डाइवर्सिटी की समस्या है, अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, डोमिनेटेड होते हैं वो फील्ड में, लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों को विश्वास भी नहीं होता है, जुडिशियल इंटरवेंशन ज़्यादा होता है, तो वो प्रोसीडिंग जो है वो डिले हो जाती है। अगर इस 2024 अमेंडमेंट बिल की बात की जाए आर्बिट्रेशन और कॉन्सुलेशन की, तो जो मुख्य फीचर हैं ओमिशन ऑफ कॉन्सुलेशन, इस अमेंडमेंट बिल में कहा गया है कि इसको आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 कहा जाएगा और ये आपको इनकॉर्पोरेटेड इन मीडिएशन एक्ट 2023 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसी के तहत इसको माना जाएगा। अपॉइंटिंग एन इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, ग्रांट इंटरिम मेजर प्रायर टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो एक इंटरिम मेजर के रूप में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल फोकस किया गया है कि हम एक संस्था बनाएंगे जिसमें आपको एडॉप अरेंजमेंट की वजह से परमानेंटली अरेंजमेंट किया जाएगा। पहले क्या था कि एक अस्थायी नियुक्ति होती थी आर्बिट्रेटर की, अब सरकार एक संस्था बनाएगी और उसमें एक परमानेंट अपॉइंटमेंट करेगी और उनके द्वारा सभी मुद्दों को देखा जाएगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, तो उनको पावर दिया जाएगा टू क्रिएट मॉडल रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ किया जाएगा। एस्टेब्लिशिंग एंड अपीलेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जो है बनाया जाएगा और अपील करने की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में। तो साउथ अफ्रीका जो है विश्व का पहला देश बन गया है जिनके द्वारा हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अलाउ किया गया है। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग का मतलब यही होता है कि जो मानव का जो जीनोम है उसमें मॉडिफिकेशन करना। जो इनके द्वारा जो एथिक्स और हेल्थ रिसर्च पेपर के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है उससे ये जीनोम एडिटिंग के लिए इन्होंने इजाज़त दी है, इसका पता चलता है। साउथ अफ्रीका के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन का WHO के गाइडलाइन से जो है उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। HHGE की अगर बात की जाए तो ये आपको सेल एडिटिंग का प्रोसेस है और ये आपको इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। चेंजेस इन जर्मलाइन सेल्स, ये तो स्पर्म में चेंज हो जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा एग्स में, या दोनों से मिलकर जो इम्ब्रो बनाया जाता है इम्ब्रो बनता है उसको ही मॉडिफाई किया जाएगा ताकि अल्ट्रेशन जो है इनेबलिंग दीज अल्ट्रेशन टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। ये जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए जो उसमें 3 टूल का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन हेरिटेज जीनोम जो प्रोसेस एडिटिंग प्रोसेस होता है उसमें 3 टूल का यूज़ किया जाता है जिसमें पहला है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। ये आपको कृत्रिम प्रतिबंध एंजाइम होता है, इसका इस्तेमाल जीनोम संपादन के लिए किया जाता है और जिंक फिंगर न्यूक्लियस का जो आविष्कार है श्रीनिवासन चंद्रशेखर ने किया था। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक को, फिर इफेक्टर न्यूक्लियस को, फिर CRISPR-9 को, मेगा न्यूक्लियस को जो है इसमें टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर हम जीनोम एडिटिंग के हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग के पोटेंशियल कार्य की अगर बात की जाए तो डिजीज प्रिवेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे मान लीजिए कोई हेरिटेज डिजीज है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया है, तो उस सेल को हटा के उसको हम लोग उस बीमारी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। एडवांस ऑफ जीनोमिक रिसर्च, इसमें पोटेंशियल है कि टू एक्सपेंड किया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, जो मानव का जो शारीरिक बायोलॉजी है उसको समझने में, जेनेटिक प्रोसेस को समझने में, बीमारियों के मैकेनिज्म को समझने में इसका यूज़ होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव टेक्नोलॉजी सच एज IVF टेक्नोलॉजी को इससे इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो कंसर्न है हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग का वो आपको अनफॉर्सिन कॉन्सिक्वेंसेज है। तो अगर जीनोम एडिटिंग किया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो मल्टी जनरेशनल होगा। अगर एक जनरेशन को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं तो हो सकता है कि उसका जो प्रभाव है वो कई जनरेशनों तक पड़ा रहेगा। तो इसलिए इस पर जब तक ठोस रिसर्च नहीं आ जाता है तब तक ये एक चुनौती का मुद्दा है। फिर उसके बाद एथिकल इशू है, आपको किसी के डिग्निटी और ह्यूमन्स रिस्पेक्ट के खिलाफ जो है चैलेंज होगा, फंडामेंटल रिलीजियस और मोरल बिलीफ को जो है ठेस पहुंचेगा। सोसाइटिकल इंपैक्ट होगा, जैसे डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट आ जाएगा, जो जिस प्रकार का बच्चा चाहा जाएगा उस प्रकार का बच्चा जो है बना लिया जाएगा। तो ये आपको समाज में सोसाइटिकल अनइक्वलिटी को पैदा करेगा, तो ये एक चैलेंज है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीनोम एडिटिंग के लिए, जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के लिए कौन कौन सा स्टेप टेकन किया गया है। तो सबसे पहला जो आता है इसका नाम ओविडियो कन्वेंशन किया गया है यूरोपियन नेशंस और प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो। तो ओविडियो कन्वेंशन में यूरोपियन नेशंस के द्वारा ह्यूमन एम्ब्रो को बनाने में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कमीशन ऑन क्लिनिकल यूज ऑफ ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग, इट एक्सेसेस पोटेंशियल क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कमीशन ऑन क्लिनिकल यूज ऑफ ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा। भारत में अगर बात की जाए तो नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल्स रिसर्च के लिए बैन किया गया है, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को बैन किया गया है ताकि उसके संबंध में कोई रिसर्च नहीं हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। तो ये जो आप ग्रीन वाले पार्ट्स देख रहे हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं, ग्रीन वाले पार्ट्स जो है इस क्षेत्र में आते हैं। तो खबर ये है कि अभी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि आपको जो वर्ल्ड नॉर्दर्न फॉरेस्ट है, विश्व का जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट है
उसमें आपको कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। COP16 के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि काली कोलंबिया में आयोजित की जा रही है, वहाँ ये जो इशू है उसको हाईलाइट किया गया है। नॉर्दर्न फॉरेस्ट पार्टिकुलरली जो बोरिल और टेम्परेट इकोसिस्टम है यूरोप में, जो नॉर्थ अमेरिका और रशिया में पड़ता है, वो 30% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट कवर को पूरा करता है। लेकिन इसका जो 10% हिस्सा है वहीं सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि ये टोटल वैल्यू का 30% तो पूरा करता है विश्व का, लेकिन केवल 10% हिस्सा जो है वो आपको प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि 20% एरिया जो है उस पर चुनौती मंडरा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। बोरिल फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसको जो है टाइगा वन भी कहा जाता है। ये आपको सरकम्फ्लोर बेल्ट होता है बिटवीन 70 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये आपको मौजूद है। फॉरेस्ट हार्डी स्पेसीज इसमें पाए जाते हैं, जैसे फिर डोमिनेट। टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसका जो अस्तित्व है वो 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो कि ट्रॉपिक्स इन बोथ साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मतलब इसके रेंज में है। ये आपको कोल्ड विंटर के रूप में कैरेक्टराइज किया गया है। डोमिनेट करता है ब्रॉड लिव्ड ट्री लाइक जैसे ओक, पाइन और यूकैलिप्टी के रूप में यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोहराई पेंटिंग के बारे में। सोहराई पेंटिंग जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे तो इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को, जो कि कजान में आयोजित हुआ था, कजान रसिया में, तो व्लादिमीर पुतिन को इन्होंने सोहराई पेंटिंग गिफ्ट दिया। तो सोहराई पेंटिंग जो है वो पार्टिकुलरली आपको झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में इसका जो अस्तित्व है माना जाता है। सोहराई जो है आपको लोकल फेस्टिवल है। ट्राइबल वुमेन जो है आपको अपने दीवारों पे मड हाउस के दीवारों पे इस पेंटिंग को करती हैं। इसका जो मेन फीचर है ये आपको नेचुरल पिगमेंट और सिंपल टूल का यूज़ किया जाता है। इसमें जो कलाकार होते हैं वो ब्रश के द्वारा, राइस स्ट्रॉ के द्वारा ये अपना डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें एनिमल्स, बर्ड्स और नेचर का जो डिज़ाइन बनाया जाता है। सोहराई खोवर पेंटिंग को जो है GI तक मिला हुआ है, GI टैग भी मिला हुआ है। तो ये थी सोहराई पेंटिंग के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा गृह मंत्री के द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल के मैत्री द्वार में जो है न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, जो कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, बॉर्डर मैनेजमेंट विभाग, उसके अधीन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक वैधानिक संस्था है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो आपके लैंड पोर्ट ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आपको लैंड पोर्ट्स एरिया ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर नोटिफाई एज लैंड कस्टम स्टेशन, इमिग्रेशन चेक पॉइंट विद फैसिलिटी फॉर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। करेंटली 12 लैंड पोर्ट जो हैं वो भारत में ऑपरेट होते हैं, वर्तमान में ऑपरेट हो रहे हैं। LPAI जो है आपको रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिशिंग, ऑपरेटिंग और मैनेजिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो जो भी भारत में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मैनेज किया जाता है उसको जो है मैनेज करने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑथराइज संस्था है। ये आपको सिंगल कॉम्प्लेक्स हाउस ऑल रेगुलेटरी एजेंसी फैसिलिटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न। तो इनके द्वारा जो इसको मैनेज किया जा रहा है तो इसका सुरक्षा का जो मुद्दा है इसको भी इनके द्वारा देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइटन आइलैंड के बारे में। तो ये आप जो रेड वाला डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ट्राइटन आइलैंड है और ये पार्सल आइलैंड के पास है। तो खबर ये है कि हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि जो मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है, कैंप बिल्डअप किया जा रहा है ट्राइटन आइलैंड पे चाइना के द्वारा। तो ट्राइटन आइलैंड का जो लोकेशन है वो आपको जैसा देख सकते हैं साउथ चाइना सी में, ये आपको साउथ चाइना हो गया और यहाँ आपको चाइना हो गया और हांगकांग हो गया। तो साउथ चाइना सी में इसका अस्तित्व है और इस पर जो है चाइनीज मिलिट्री बेस पे बनने की सेटेलाइट इमेज आई है। और ये कंसर्निंग मैटर है क्योंकि चाइना जो है इसको पार्सल आइलैंड जो है इसके बगल में है और इसको जो है जीसा आइलैंड भी कहा जाता है चाइना में। ये आपको चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस जो आइलैंड है इस पर वियतनाम और ताइवान दोनों के द्वारा दावा किया जाता है। 1974 से चाइना के द्वारा इस आइलैंड पे कब्जा किया गया है साउथ वियतनाम के क्लैश के बाद। मिलिट्री बिल्टअप जो है आपको इसका मतलब ये होता है कि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो मिलिट्री डोमिनेंस, साउथ चाइना सी में मिलिट्री डोमिनेंस स्थापित करना। इसके बाद हम बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में। तो हाल ही में चेन्नई के कोस्टल लाइन में एक्सपीरियंस किया गया है ये फिनोमेना के बारे में। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें कुछ जीव केमिकल प्रतिक्रिया के कारण प्रकाशमान होते हैं। और उसमें जो उदाहरण है, जुगनू को आपने देखा होगा रात में चमकते हुए। गर्मियों की रात में जुगनू जो है वो चमकते हैं, लेकिन जुगनू अपने पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए प्रकाश पैदा करते हैं। तो जुगनू चमकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको कहीं से रोशनी मिलता है। उनके जो पेट है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उससे जो है आपको लाइट इमर्ज होता है। इसके बाद एंगलर फिश के बारे में, ये आपको गहरे समुद्र में रहते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। एंगलर फिश बायो ल्यूमिनेसेंस बैक्टीरिया के साथ मिलकर प्रकाश पैदा करता है। इससे छोटा जैव आकर्षित होते हैं और एंगलर फिश को भोजन मिल जाता है। तो वो अपने शरीर में ही क्या करते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि अन्य सभी जो जीव होते हैं उनको लगता है कि यहाँ रोशनी है, चला जाए, और वहाँ जाते ही ये अपना भोजन उनको बना लेते हैं। भंगूर तारा के बारे में है, जो अपना एक टुकड़ा तोड़कर किसी गुजरती मछली से चिपका देती है। मछली से जुड़ी रोशनी शिकारी को दूर भगा देती है। रेल रोड वर्म, यह एक बीटल का लार्वा है जिसका सिर लाल चमकता है जबकि उसका शरीर जो है हरा चमकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं मियावाकी मेथड के बारे में। मियावाकी मेथड क्या है? तो ये आपको डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने का एक तरीका है, और हाल ही में एक खबर आई है कि पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 8000 फीट के फॉरेस्ट का निर्माण जो है किया गया है, और इसमें इसका जो सक्सेस रेट है 93% सक्सेस रेट को इसमें अचीव किया गया है। मियावाकी मेथड की अगर बात की जाए तो ये आपको पुनः वनीकरण का एक तकनीक है जो कि डेवलप किया गया था जापान के बोटेनिस्ट जो थे अकीरा मियावाकी के द्वारा डेवलप किया गया था। अकीरा मियावाकी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और ये आपको कंसेप्ट पोटेंशियल बेस्ड है, पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। ये आपको रीजनरेशन ऑफ ए फॉरेस्ट पर काम करता है, क्लोजली प्लांटिंग ए वेराइटी ऑफ ट्री स्पीसीज बेस्ट सूटेड फॉर ए स्पेसिफाइड लोकेलिटी। इसका जो मुख्य लाभ है, इसमें हाई ट्री डेंसिटी को अचीव किया जाता है, मिटिगेटिंग ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कार्बन इमिशन को कम करने में इनका योगदान रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इसमें कहा गया है कि जो भारत के 5 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इन पे रिसर्च किया गया है, जिसमें आपको कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, लिथियम और निकल शामिल हैं। ये आपको इसको देखा गया है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसी है, ट्रेड डायनामिक्स कैसा है, डोमेस्टिक उपलब्धता कैसी है, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन कैसा है। तो इनके रिपोर्ट का जो मेजर पैमाना है उसमें इन्होंने चेक किया है कि ये जो आपको क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो उस पर हम कितना विदेशों से उनको इंपोर्ट करते हैं, और उस पर हमारी निर्भरता कितनी है, व्यापारिक डायनामिक्स कैसा है, और भारत में उनकी उपलब्धता कैसी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत जो है अपने रिमेन हैवली रिलायंट ऑन इम्पोर्ट फॉर दिस क्रिटिकल मीन्स, मतलब जो भारत इस 5 मिनरल्स में सबसे ज़्यादा जो है वो इस इंपोर्ट पर जो है निर्भर है। अगर इंपोर्ट नहीं आएगा तो भारत का प्रोडक्शन काफ़ी बहुत व्यापक रूप से प्रभावित होगा। 100% एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को माना गया है, और वो 3 चीज़ों में। एक तो इन्होंने कहा है कि लिथियम हम 100% बाहर से मंगाते हैं, कोबाल्ट भी हम मंगाते हैं, और निकल भी मंगाते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल में सबसे ज़्यादा हम बाहर से मंगाते हैं, जो कि 100% रेशियो है। भारत का जो डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स का वो 2030 में डबल होने की संभावना है, यानी कि अभी जो जितना वर्तमान में डिमांड है वो उसको 2030 में डबल मंगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए चुनौती है। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाए, किसे कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वैसे मिनरल्स जिनको हम लेबल करते हैं कि ये मिनरल्स जो हैं अगर सप्लाई में नहीं उपलब्ध होते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सली रूप से इफेक्ट हो जाएगा, और ये आपको सप्लाई शॉर्टेज एंड एसोसिएट इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। तो रिस्क होता है सप्लाई शॉर्टेज का, तो उसको क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में डाला गया है। इसमें जो कंसर्न जाहिर किया गया है उसमें कहा गया है कि जो मिनरल्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी जो है उससे प्रभाव है। जैसे हम काफ़ी सारा चीज़ जो है वो चाइना से स्पेशली मंगाते हैं, तो उनसे काफ़ी जब विवाद उत्पन्न हो जाता है दोनों देशों में, तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है, और प्रोडक्शन का जो साइकिल है वो काफ़ी रूप से प्रभावित होता है। प्राइस की जो वोलेटिलिटी है उसको भी एक फंक्शन इसमें माना गया है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से जो जिस देश से हम मंगाते हैं उनके द्वारा प्राइस जो है बढ़ा दिया जाता है, जिससे हमारा इकोनॉमिक्स जो है डाइवर्स रूप से इंपैक्ट होता है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, अगर हम ज़्यादा पैसा इंपोर्ट में लगाएंगे, एक्सपोर्ट में लगाएंगे, नहीं इंपोर्ट में लगाएंगे, तो हमारा जो ट्रेड डेफिशिएंट है वो काफ़ी ग्लोबल मार्केट में कम हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को रिस्क करने में, जैसे जो चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका योगदान है, और चूंकि हम डिपेंडेंट है किसी देश पे, तो ये एक चैलेंजिंग फिगर है। इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को एक रिस्क एसोसिएट जो इसमें दिख रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के रूप में इसको बढ़ावा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए रिसोर्स रिच फ्रेंडली नेशन के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का हुआ है, चिली, घाना और साउथ अफ्रीका के साथ, तो उनसे जो है समझौता करने की जरूरत है। इसमें इसके अलावा जो अगर भारत में इस संदर्भ में जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी बात की जाए, तो 6 मिनरल्स जिसमें आपको लिथियम डिलिस्टेड किया गया था आपको माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको डिलिस्ट किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इसमें योगदान देती है। उसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि ओवरसीज में ये मिनरल्स एक्वायर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है उसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम का कंसंट्रेशंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो वर्तमान में पर्यावरण में जो एटमॉस्फेयर हैं उसको जो ऑब्जर्व करने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है ग्रीन हाउस ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच किया गया है। और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम जो है वो आपको मॉनिटर करता है जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं उसको इनके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, जैसे एयर, ओशन और अर्थ बायोस्फीयर को कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की, तो ये आपको करेंट ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स को लास्ट ईयर के और प्री इंडस्ट्रियल ईयर के डाटा से कंपेयर करते हैं। और इसके द्वारा इन्होंने बताया है कि जो CO2 है, CH4 है,
NO2 है उनकी परसेंटेज में जो है 96% जो है वो आपको वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबली एवरेज सरफेस कंसंट्रेशन जो है आपको CO2, CH4, N2O जो कि 2023 में आपको 151%, 265% और 125% प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे आ गए हैं। यानी कि 51% आपको कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई है, 165% आपको CH4 में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपको 125 यानी कि 25% वृद्धि हुई है। रेडियो एक्टिव फोर्सेज जो है आपको लॉन्ग लिव्ड LLGHC जो है 51% के रूप से इंक्रीज हुआ है और CO2 जो है आपको 81% अकाउंटेबल है। एटमॉस्फेरिक मेथन की बात की जाए तो ये आपको 3 साल में सबसे ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। बाई हायर इमिशन नेचुरल वेटलैंड जो है वो उसका इमिशन क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल वेटलैंड के इमिशन से इसमें इनका योगदान जो है वो बढ़ा है। 3 साल में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम को रिलीज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस वाइल्ड लाइफ इमिट मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड ओशन ऑब्जर्व लेस एम्पलीफाइंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन एक्सीडिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसका जो ऑफिस है हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। 1950 में इसको बनाया गया था। वर्तमान में 187 सदस्य इसके देश हैं। भारत इसका सदस्य है और 6 मेंबर टेरिटरी इसमें शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी केस में जो पिटिशनर थे KS पुट्टास्वामी, उनका हाल ही में जस्टिस KS पुट्टास्वामी तो 98 ईयर्स के एज में इनका जो है निधन हो गया है। राइट टू प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में KS पुट्टास्वामी VS इंदिरा यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स है और ये आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अधीन इसमें शामिल है। ग्लोबल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इसमें आपको इसको देखा गया है, मतलब इसमें भी शामिल है राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 17 जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, तो इसमें भी लीगली प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद ऑन प्राइवेसी की बात की गई है। तो इसमें भी राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। और KS पुट्टास्वामी 2017 बाद में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अधीन है। इसके बाद हम बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर के बारे में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में मन की बात में बोला गया है कि 60,000 अमृत सरोवर जो है वो फ्यूचर में प्रत्येक जिलों में बनाया जाएगा। मतलब वर्तमान जो विलेज हैं, मिशन अमृत सरोवर की अगर बात की जाए तो इसको 2022 में आपको लॉन्च किया गया था भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे और ये आपको 75 ईयर्स सेलिब्रेट किया जा रहा था आज़ादी के। इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में, प्रत्येक जिला में एक कंस्ट्रक्ट किया जाए आपको सरोवर जो कि 75 अमृत सरोवर विद पॉन्डेज एरिया ऑफ 1 एकड़। तो 1 एकड़ के रेंज में पूरे जिले में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए। इसका जो मुख्य फोकस है सबसे पहले तो वाटर कंजर्वेशन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉयल, इसके अलावा वाटर बॉडीज़ को फुलफिल करना। इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन जो है इसको अलग से कुछ नहीं दिया गया था। इसके बाद आज के फैक्ट की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया ये चिप का निर्माण करती है। भारत के अभिषेक ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यूक्रेन के मिकिता अब्रामोव को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की आकांक्षा सालुंखे ने कोजिक्स 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। इसके बाद सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में स्वर्ण पदक और रजत दोनों पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मनिका बत्रा WTT चैंपियंस मोंटपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं मोनिका बत्रा। अर्जुन एरिगेसी ने हाल ही में शतरंज में 2800 एंग्लो रेटिंग का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वह विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 28 अक्टूबर 2024 को NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य और जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात हो जाएगा। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। तीसरा है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तिराना में किया जा रहा है। चौथा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 6 जिलों है, 6 जिले में बनाए जाएंगे। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 13,000 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।